Namaskar friends and welcome to this cabinet press briefing. You are aware the CCA and cabinet met today in the morning and took important decisions. To brief you on the decision taken in the meeting, we have with us Honorable Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizer, Shri Mansukh Mandaviya ji, the Honorable Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji. My welcome to both Honorable Ministers. I welcome also Secretary Fertilizer, Shri Rajat Kumar Mishra ji. After the briefing, we will take some questions relating to the cabinet decisions. Over to Honorable Minister sir first. नमस्कार मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का तो ऐतिहासिक दौरा अमेरिका का और इजिप्ट का रहा है। उस पे सभी माननीय मंत्रियों ने उनका धन्यवाद भी किया और ये भी उल्लेखनीय है कि पहली बार 75 वर्षों में किसी भारत के प्रधानमंत्री को दूसरी बार यूएस कांग्रेस को संबोधित करने का अवसर मिला और जो सामने से उनके भाषण के दौरान एक नहीं अनेकों बार स्टैंडिंग ओवेशन हो, तालियां बजाकर अभिनंदन हो और दौरे की शुरुआत ही जहां एक और 135 से ज़्यादा देशों के प्रतिभागिता के साथ उनके अधिकारियों के प्रतिनिधियों के द्वारा योग दिवस पर शामिल होकर एक नेशनल अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया। ये अपने आप में दिखाता है योग की स्वीकार्यता भी कैसे हुई, भारत के नेतृत्व की भी स्वीकार्यता पूरी दुनिया भर में। ज़्यादातर देखा जाए तो स्टेट विजिट की भी अगर किसी की हो तो मुश्किल से एक दिन या कुछ प्रोग्राम्स में ही यूएस के राष्ट्रपति रहते हैं। यहाँ तो तीनों दिन किसी न किसी रूप में यूएस के राष्ट्रपति भी साथ में रहे और यही नहीं, जो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज के सीईओज भी उनसे अलग अलग बैठकों में जुड़े और भारत में निवेश करने के लिए सारी जानकारी आपके सामने है। ये सब मैं इसलिए रख रहा हूँ आज बात कि कैबिनेट के हमारे सभी साथियों ने जहां एक और प्रधानमंत्री जी को बधाई दी, उनका आभार भी प्रकट किया कि जो नेतृत्व उन्होंने देश को दिया है, आज भारत की ओर दुनिया बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। अब जो निर्णय हमने आज की बैठक में हुए उसमें पहला अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा गया और किसानों को लेके प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज़्यादा जो दाम है 315 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशंस लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई, सबको उचित प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपये प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। 2013-14 में कुल प्रोक्योरमेंट हुई थी तो 57,104 करोड़ रुपए की हुई थी, जबकि 2022-23 में
ये 1,13,000 करोड़ के लगभग हुई। अगर मैं यूपीए के कालखंड की बात करूं, अगर 2004 से 14 की, तो कुल मिलाकर 2,71,204 करोड़ रुपए की खरीद हुई, वैल्यू जो है उसकी। और 2014 से 2023 तक 7,46,066 करोड़ रुपए खरीद में हुए। आपको याद होगा उस समय के अगर परिदृश्य आप देखें, गन्ना किसानों को सड़कों पर रोक लगानी पड़ती थी, नेशनल हाईवे जाम रहते थे, पैसों का भुगतान नहीं होता था। लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे, पूरा भुगतान किसानों को किया गया है। अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करूं तो 99.8%, 99.7% इस तरह से भुगतान हुआ है। और जो बैकलॉग था वो भी क्लियर किया गया। इसका सबसे बड़ा अगर आप उदाहरण देखें तो कहां फर्क पड़ा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एथेनॉल को हम अपने क्रूड ऑयल के साथ मिक्स करके पेट्रोल डीजल इसके लिए, तो वहां पर अब ये 10% से ज्यादा हो गया है। अब एथेनॉल के लिए जो रिक्वायरमेंट हमारे गन्ने की है, उसके लिए पिछले साल 20,500 करोड़ रुपए का भुगतान डिस्टिलरीज के द्वारा किया गया है, डिस्टिलरीज को किया गया है, शुगर मिल्स को किया गया है। इससे पता चलता है कि अब उनके पास नकद ज़्यादा है। पहले उनको स्टॉक रखना पड़ता था और किसानों को पैसा नहीं देते थे। आज ये फायदा हुआ है कि जहां एक और आत्मनिर्भरता को बल मिला है, फॉरेन एक्सचेंज कम खर्च हो, उतना क्रूड ऑयल हमें कम मंगवाना पड़ता है, और एथेनॉल सेक्टर के ग्रोथ को भी इससे बल मिला है। शुगर केन अगर हम देखें तो इसको भी शुगर मिल के द्वारा लगभग 3,353 लाख टन गन्ने की खरीद 2022-23 में की गई और उस पर कुल लागत 1,11,366 करोड़ रुपये हुए। तो मैं ये बदलाव जो भारत सरकार के कारण आया है, समय पर मूल्य भी निर्धारित किए, एथेनॉल के क्षेत्र को बल भी दिया, शुगर मिल्स के पास पैसा ज़्यादा इन हैंड रहा, और हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उतना स्टॉक अब गन्ने का नहीं रखना पड़ता, तो उसमें भी सुधार हुआ है। दूसरा निर्णय जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देने का काम किया है, लेकिन वहीं पर उम्मीदें भी भारत से बड़ी हैं। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना का निर्णय, अब इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा, और जो हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 है, उसको रिपील किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो अनुसंधान की जब बात आती तो रिसर्च को बल देने के लिए आज मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसमें फाउंडेशन के गतिविधियों को हाई लेवल पर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देने के लिए 15 से 25 एमिनेंट रिसर्चर्स और प्रोफेशनल इसके गवर्निंग बोर्ड के सदस्य होंगे, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाएगा, और रिसर्च प्रपोजल्स को एवेल्युएट करके उसकी फंडिंग के लिए अनुमति दी जाएगी, निर्णय किया जाएगा। एनआरएफ द्वारा इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फेलोशिप्स आदि की फंडिंग की जाएगी। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप साइंस बेस्ड सॉल्यूशन उपलब्ध कराए जा सकें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिसर्च के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग देश की प्राथमिकताओं वाले फ्रंटियर, स्ट्रैटेजिक तथा हाई इंपैक्ट क्षेत्रों में शोध के लिए हो। तो नीड बेस्ड रिसर्च हो, उसको बल मिलेगा, जो हमारी प्राथमिकता है उसको बल दिया जाएगा। और एनआरएफ के पास हम इस पे कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, 2023-24 से लेके
वित्तीय वर्ष 2027-28 तक कुल 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। बाकी 36,000 करोड़ रुपये की राशि जो है वो हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में इंडस्ट्री के द्वारा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के द्वारा, फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, फाउंडेशंस और इंटरनेशनल बॉडीज से मोबिलाइज की जाएगी। तो इसमें जहां एक जन भागीदारी की हम बात करते हैं और स्टेक होल्डर्स की भागीदारी की बात करते हैं, उसको भी बल मिलेगा। और एनआरएफ द्वारा जो बजट में दी गई राशि में 1,000 करोड़ रुपये से जो इनोवेशन फंड स्थापित किया जाएगा, इस फंड में प्राइवेट सेक्टर से मोबिलाइज की गई राशि गवर्नमेंट के शेयर से 3.5 गुना ज़्यादा होगी। सो प्राइवेट सेक्टर से जुटाई गई ये जो राशि है, ये गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से अधिक होने पर इनोवेशन फंड अपने फाइनेंशियल रूल्स बना सकेगा। सो इससे इसको स्वायत्तता भी ज़्यादा होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, जो इससे अच्छे परिणाम भी आएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना से यूनिवर्सिटीज़ तथा हमारे इंस्टीट्यूशन में रिसर्च का व्यापक स्तर पर विस्तार हो सकेगा। रिसर्च को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण टेक्नो इकोनॉमिक एवं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उपलब्ध कराने की दिशा में अलाइन किया जा सकेगा। तो मित्रों, ये आज वर्तमान और भविष्य के लिए एक ऐसा निर्णय किया गया है जिससे हमारी रिसर्च को भी बल मिलेगा और जो हमारी स्टार्टअप्स जिन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बना, 107 के लगभग यूनिकॉर्न्स बनी, 1 लाख के लगभग हमारे पास स्टार्टअप्स हैं। जब ये शोध इतना होगा तो इसका फ़ायदा इंडस्ट्री को भी मिलने वाला है। और जब भारत सरकार की होगी और 36,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर से, इंडस्ट्री से, फॉरेन इंस्टीट्यूट से या बाकी सबसे आएगा, तो अपने आप ही इसमें से बल हमारी इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को, सबको मिलने वाला है और रिसर्च के क्षेत्र में भारत और ऊंचाइयों पर जाएगा। इसके अलावा कुछ और बड़े निर्णय किए गए हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मनसुख भाई से कि उससे आप सबको अवगत करवाएं। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई सीसीए की मीटिंग में किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उसमें से एक निर्णय यहाँ आपके सामने रखा, जिसमें गन्ना किसानों को प्राइस ज़्यादा मिलेगी। उसके अलावा मोदी जी ने आज किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम, जो 2025 तक यानी कि 22-23, 23-24 और 24-25 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। दूसरी महत्व की जो कंपोनेंट है वो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इस पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जो आज तक फर्टिलाइज़र सेक्टर सामान्यतः ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, फर्टिलाइज़र का सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ के लिए, जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना के तहत जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को जो सब्सिडी बचती है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट 10 लाख मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा है,
लेकिन उन्होंने अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का यूज़ किया और केमिकल्स फर्टिलाइज़र का यूज़ 3 लाख मेट्रिक टन कम किया। तो 3 लाख मेट्रिक टन कम होने से उसमें से बचने वाली 3,000 करोड़ की सब्सिडी में से 1,500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी, ताकि ये राशि का उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अल्टरनेट फर्टिलाइज़र को बढ़ावा दे या तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी उसका उपयोग कर सके। उस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना अनबैलेंस फर्टिलाइज़र को रोकने के लिए है, आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए है, अल्टरनेट फर्टिलाइज़र को प्रोत्साहित करने के लिए है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। यहाँ जो फिगर दिया गया है वो पंजाब का फिगर दिया गया है। एक एग्जाम्पल के तौर के आपके सामने फिगर रखा है। देखो ये फिगर बताता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये फिगर है। 2017-18 में 178 लाख मेट्रिक टन वीट का प्रोडक्शन हुआ था। 21-22 में वो प्रोडक्शन कम होकर 149 लाख हो गया, यानी कि वो 16% रिड्यूस हुआ। 16% यील्ड कम हुई। फर्टिलाइज़र का कंजप्शन 10% बढ़ा। देखो लास्ट फिगर में आप देख पाएंगे फर्टिलाइज़र का कंजप्शन 10% बढ़ा, प्रोडक्शन कम हुआ और उसके साथ पर हेक्टर यील्ड, पर केजी पर हेक्टर यील्ड भी टेंटेटिव 70% कम हुई। तो भारत सरकार का प्रयास है धरती माता को बचाने के लिए, केमिकल्स फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करने के लिए एक बड़ी मुहिम देश में चलाई जा रही है। प्राकृतिक खेती की ओर लोगों को रुचि बढ़े उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। नैनो यूरिया की ओर लोगों की रुचि बढ़े उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी नया यूरिया भी एक पैकेज का भाग है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पीएम प्रणाम के द्वारा राज्य सरकार को फर्टिलाइज़र की बचत के जो सब्सिडी बचेगी वो राज्य सरकार को पास ऑन की जाएगी। तीसरी ऐसा ही एक कंपोनेंट है, ऐसा पार्ट है जो ये पैकेज का पार्ट है। 1 यूरिया फर्टिलाइज़र की सब्सिडी को एक्सटेंड करना। 2 जो राज्य केमिकल्स फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करे उसको मदद करने के लिए जो सब्सिडी बचेगी वो राज्य को इंसेंटिव के रूप में, मदद के रूप में दी जाएगी, वो राज्य के हित का विषय है। तीसरा है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, यानी कि हम गोवर्धन योजना के तहत देश में एनिमल डंग्स, ऑर्गेनिक वेस्ट का उपयोग करके बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं, तब स्लरी निकलती है। स्लरी इट्स वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर मार्केट में बेचने के लिए उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने वाले यानी कि गोवर्धन स्कीम चलाने वाले प्लांट को सस्टेन करने के लिए ऐसे प्लांट और देश में बने और विकसे, उसमें से ग्रीन ग्रेस पैदा हो और उसमें से निकला हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को फॉस्फेट रिच करके मार्केट में बेचने के लिए प्रति मैट्रिक टन 1,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उसके लिए 3 साल के लिए 1,451 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। उसके द्वारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बढ़ावा मिलेगा। हमारा गोवर्धन प्लांट है वो सस्टेन हो जाएगा और आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की ओर से ऐसा नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट लगा के देश में रिन्यूएबल ऊर्जा को भी प्रोत्साहित की जाएगी और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर भी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। और इस पैकेज का चौथा प्रावधान है सल्फर कोटेड यूरिया। सल्फर कोटेड यूरिया आपने देखा होगा 67 ईयर तक देश में केवल यूरिया, डीएपी और एनपीके 3 ही फर्टिलाइजर था और ये फर्टिलाइजर अल्टरनेट फर्टिलाइजर की ओर किसानों को प्रोत्साहित करना, देश में अल्टरनेट फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग होना, उसको परमिशन मिलना, ये प्रोसीजर शायद रुकी हुई थी
उसके ऊपर जो एफर्ट होना था होता ही नहीं था। मोदी गवर्नमेंट ने ये प्रयास किया कि देश में यूरिया की किल्लत हो गई तो बाद में लोगों को रोड पे आने की आवश्यकता नहीं है, उसको अल्टरनेट यूरिया मिलना चाहिए, अच्छा यूरिया मिलना चाहिए, उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता है फसल को तो उसको नाइट्रोजन मिलना चाहिए। तो ये नाइट्रोजन अल्टरनेट सोर्स से भी मिल सकता है। कौन से सोर्स से नाइट्रोजन मिले उसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो आपने देखा होगा ये स्लाइड में। पहले तो कन्वेंशनल यूरिया चलता था। कन्वेंशनल यूरिया यानी कि यूरिया जो हम डालते हैं उसका एब्सॉर्ब की क्षमता, गलन क्षमता और पौधा उसको उपयोग कर पाए, फसल उसको उपयोग कर पाए वो 30% था, यानी कि 40% से कम था। तो बाद में मोदी जी ने नीम कोटिंग किया। नीम कोटिंग करने से उसकी गलन क्षमता थोड़ी धीमी हो गई, यानी कि थोड़ा स्लो रिलीज हुआ, तो उसका उपयोग 40 से 50% नाइट्रोजन फसल उपयोग करे, ऐसी व्यवस्था हुई। फिर उसमें आगे रिसर्च करने की आवश्यकता लगी। दोस्तों, हिंदुस्तान विश्व का पहला देश बना जिन्होंने नैनो यूरिया बना लिया। आज सारी दुनिया में नैनो यूरिया की डिमांड है। नैनो यूरिया यानी कि एक बैग यूरिया इक्विवेलेंट एक 500 ml बोतल, 500 ml बोतल को वाटर में सोल्यूबल करके स्प्रे करने से वो एक बैग यूरिया के बराबर हो जाता है। उसका प्रचार प्रसार देश में बहुत हुआ और किसानों ने नैनो यूरिया को एक्सेप्ट कर लिया। आज बड़ी मात्रा में नैनो यूरिया का यूज हो रहा है और नैनो यूरिया की एब्सॉर्ब पावर यानी कि जो नैनो यूरिया हम स्प्रे करते हैं 80% फसल के उपयोग में आ जाते हैं। कन्वेंशनल यूरिया 30%, नैनो यूरिया 80%। जो फसल को जरूरी नाइट्रोजन है उसमें से 80% नाइट्रोजन वो स्प्रे किया हुआ नैनो यूरिया से ले लेता है, उससे सॉइल बचती है, कन्वेंशनल यूरिया का कंजप्शन कम होता है। अल्टीमेटली फूड ग्रेन्स में केमिकल्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग या तो जाने से स्वाभाविक तौर पर कई ऐसी वैश्विक स्टडी और देश की भी स्टडी बताती है कि उसमें लोगों की हेल्थ पर साइड इफेक्ट हो सकती है। एक कैसे हम कम करें, इसलिए नैनो यूरिया का भी उपयोग बढ़ा और आज के दिन में ये पैकेज का चौथा प्रावधान है सल्फर कोटेड यूरिया। सल्फर कोटेड यूरिया यानी कि जो यूरिया बनता है उसमें सल्फर डाला जाएगा। हमारी मिट्टी में सल्फर की पहले से, हिंदुस्तान की मिट्टी में सल्फर की पहले से कमी है, तो ये कमी को पूरी करने के लिए हमें सल्फर कोटेड यूरिया का यूज़ करने से उसकी गलन क्षमता धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा स्लो रिलीजिंग 78% फसल के उपयोग में आएगा। और जब कोई फसल है उसको न्यूट्रिएंट लेने के योग्य बनाने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है, तो सल्फर भी उससे मिलेगा तो हमारी ईल्ड भी बढ़ेगी, उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और हमारे किसान की फसल अच्छी होगी, उसकी ईल्ड बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी। तो आज कुल मिला के 4 प्रावधान के तहत एक पैकेज के रूप में अगले 3 साल में 3,70,000 करोड़ रुपया हम किसान के हित में खर्च करेंगे। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, मोदी गवर्नमेंट किसान के लिए हर संभव सहयोग करती रही है। एमएसपी बढ़ाने की आवश्यकता हो, एमएसपी बढ़ी। फर्टिलाइज़र की प्राइस आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब कोविड क्राइसिस हुई, पोर्ट बंद थे, दुनिया में फर्टिलाइज़र प्लांट बंद थे और प्राइस एकदम हाइक हो गई। $950 प्रति 1 मेट्रिक टन डीएपी का हो गया, जो सामान्यतः 300-350 होता है। एक बैग यूरिया की प्राइस 3500 हो गई, जो सामान्यतः 2000 अंदर होती है। ऐसी स्थिति में देश में फर्टिलाइज़र की कमी ना रहे और फर्टिलाइज़र का बजट में प्रावधान तो 1,50,000 था, लेकिन आवश्यकता हुई तो 1,00,000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान करके या तो बजट बढ़ा के 2,54,000 करोड़ रुपया केवल फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी दी, लेकिन किसान के जेब में भारण नहीं आने दिया, यानी कि किसान पर सब्सिडी का बोझ नहीं आने दिया।
ये स्लाइड से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सरकार की और भारत सरकार की प्रतिबद्धता, यानी कि किसान के प्रति मोदी सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो ये स्लाइड से आपको पता चलेगा। आप फर्टिलाइज़र के बारे में देखें तो लास्ट ईयर 2,54,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी गई। हमारे यहाँ 12 करोड़ किसान हैं और 12 करोड़ किसान पर फार्मर्स हम देखें, पर किसान देखें और हम हिसाब किताब करें तो 21,000 रुपया एक किसान के पीछे सब फर्टिलाइज़र सब्सिडी के पीछे भारत सरकार ने खर्च किया, लेकिन किसान के जेब पर भार नहीं आने दिया। और हम पर एकड़ देखें तो एक एकड़ के हिसाब से 7,313 रुपया फर्टिलाइज़र पीछे सब्सिडी दी। और दूसरा, हमने लगातार एमएसपी बढ़ाई। एमएसपी के लिए आंदोलन करने वाले लोग रोड पे निकलते हैं, जिसके समय में एमएसपी नहीं बढ़ी थी। हमने स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन का इम्प्लीमेंटेशन किया और डे बाय डे एमएसपी बढ़ाई। एमएसपी की ओर से 2,72,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया गया और उससे हम उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो स्कीम चल रही है किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के तहत 1,01,000 करोड़ रुपया मुहैया कराया गया। किसान के डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा उसके अकाउंट में डाला गया। उसके अलावा पीएसएफ फंड होता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम होती है। सभी को हम इकट्ठा करें तो मैं आपको बताऊंगा कि कुल मिला के एक वर्ष में, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एक वर्ष में 6,30,000 करोड़ रुपया एक वर्ष में किसानों को प्रत्यक्ष या परोक्ष फर्टिलाइजर के रूप में, एमएसपी के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में, अलग स्वरूप से किसानों को लाभ के रूप में दिया गया। और हम उसको 12 करोड़ किसान के सापेक्ष में उसको देखें तो प्रति एक किसान को सरकार की ओर से दिया गया लाभ के रूप में, सहाय के रूप में 50,000 रुपया से अधिक जाता है। एक किसान के लिए 50,000 रुपया से अधिक जाता है। सीधा हिसाब है 6 लाख करोड़ रुपया, 12 करोड़ फार्मर्स, 12 करोड़ फार्मर्स मल्टीप्लाई 5 मतलब 50,000। तो 50,000 रुपया एक किसान पर भारत सरकार ने प्रत्यक्ष या परोक्ष किसानों को सहायता की है, ये हमारे संज्ञान में होना चाहिए। और हम एक एकड़ के रूप में देखें तो एक एकड़ पर 18,000 रुपया किसान को भारत सरकार ने, सीधा भारत सरकार ने, उसके अलावा राज्य सरकार भी कोई सहायता करती होगी। मोदी गवर्नमेंट प्रो किसान है, प्रो पुअर्स है, प्रो फार्मर्स एंड प्रो पुअर्स हमारी सरकार की आइडेंटिटी है। हम केवल बात नहीं करते हैं, हम समय आते हैं तो किसान को कैसे सम्मानित करना, किसान सम्मान निधि, हम कोई सहाय निधि नाम नहीं रखा है। हमारा किसान फसल पैदा करके धन धान्य पैदा करते हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी को अश्योर करते हैं और इसलिए किसान को जो मदद करते हैं वो कोई सहाय के रूप में नहीं, सम्मान के रूप में हम मदद करते हैं। मैं आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में, भविष्य में भी किसान एश्योर रहे, सब्सिडी के लिए भी एश्योर रहे। उसके लिए 3 साल के लिए 3,70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज दे के किसान का सबसे बड़ा सम्मान किया गया है और हमारे किसान अपने जोश से फसल उगाए और देश का पेट भरे, उसके लिए उसका सम्मान किया गया है। धन्यवाद। Thank you, sir. First questions we will take on the NRF and FRP on sugarcane. Then the third is on the urea subsidy schemes and all. First, 42. You have indicated for the NRF that the research will be need-based. Have you identified the areas? What are the priority areas for research? In which areas? As I said earlier that the high-level strategic decisions will be taken
by the governing body, and the governing board will be headed by the Honorable Prime Minister, which will have 15 to 25 eminent researchers and professionals. And as far as the Executive Council is concerned, that will be headed by the Principal Scientific Advisor. From time to time, as per the needs of the country and the society, the issues could be decided. आगे हाँ, next Chopra. और अगर to be specific as of now, if you look at the earlier, the Science and Engineering Research Board, which was formed as per the Act 2008, in that also there was a lot of areas they were researching on, but in this National Research Foundation, natural science, engineering and technology, environmental and earth sciences, social sciences, इसके टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस से संबंधित रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा. Yeah. So can you spell out the criteria to be selected for research? You know, how will, what will be the criteria for selection of research in various institutes across the country? See, as I said, the Executive Council headed by the Principal Scientific Advisor, they can lay the criteria for the qualification for the research. That can be made available in some time. हाँ, सर प्रकाश प्रियदर्शी इटिना स्वदेश से सॉरी, मेरा सवाल है कि जो पीएम प्रणाम, यूरिया गोल्ड और बाद में आ रहा है, पहले दो पे कर लो इशू पे. हाँ. NRF and FAPR. हाँ, अमित. सर हेलो, आवाज़. सर मैं अमित बोल रहा हूँ टाइम्स ऑफ भारत से. सर अनुराग जी, आज कैबिनेट में बहुत सारे मंत्रियों ने, सब साथियों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी जो अमेरिका के सक्सेसफुल दौरे को लेकर, लेकिन वहाँ पर जो रक्षा सौदा हुआ उसको ड्रोन को लेकर कांग्रेस बोल रही है कि घोटाला किया उसमें. चलिए आगे. सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस. सर शुगर के जो एफआरपी है वो पिछले साल के मुकाबले करीबन 3.5% ग्रोथ है, और ये बात सही है सर, हाईएस्ट है. लेकिन सर शुगर के जो प्राइजेज हैं वो भी सर अपने 11 इयर्स के हाई पे हैं. तो उस हिसाब से सर एफआरपी जो है उसमें और बढ़ोतरी या जो हुई है वो सफिशेंट है? देखिए, मैं दो बातें, मैंने आपको कहा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जब उसका है वो एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए भी जाता है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और साथ ही साथ जो हमारी नीड है उसको देखकर ये सब कुछ. और ये इनपुट किससे ली जा रही है? स्टेट से, स्टेक होल्डर से, और सीएससीपी की पूरी डिटेल्ड उसके पास लागत के बाद. अगर मैं इसको आपको बताऊं तो ये रिकवरी रेट जो है उससे जो ओवरऑल प्रोडक्शन का कॉस्ट है 100.6% से भी 10.25% ज़्यादा है. तो उसको पूरा ध्यान में रखने के बाद ये सब कुछ लिया गया है. यहाँ तक कि जो कटौती लगती थी कि 9.5% से कम की रिकवरी होगी, तो उस पर भी उस तरह से अब वो कटौती नहीं लगेगी. वो भी इसमें से एक प्रावधान किया गया है ताकि किसान को उसका लाभ मिल पाए. सर दीति. Anurag ji, this is about the National Research Foundation. Every bill will have its objects and reasons. What is the outcome that you are expecting from this bill when you pass, because the draft would have been approved today? So what is the broad outcome? Where do you want to see India's research going in terms of the market, you know, the value? See, as far as we say the self-reliant India, Atmanirbhar Bharat, उसके साथ साथ we need the research and development in many sectors, and this NRF fund will be used in the universities, institutes and the colleges for research
research and development, and the fellowship programs. And as I mentioned earlier, the priority will be for the frontier strategic and the high impact areas. And in the previous question, I've already mentioned that the areas will be natural science, engineering and technology, environmental and earth sciences, and the social sciences. And this covers a large area. I mean, also the issues which is relevant as far as the needs of today and for the tomorrow. And I'm sure with the kind of fund we available and the industry participation from the institutes to the foreign funding to other such stakeholders who will be funding the research from public and sector enterprises to others. This is going to help us in many areas, especially the areas where we require the research. बहुत बार ऐसा होता था अदिति जी की रिसर्च शायद देश के ज़रूरत भी ना हो, लेकिन ऐसे रिसर्च पेपर थे जो शायद बाहर तो दिखते थे लेकिन उसका उपयोग यहाँ उतना नहीं होता था. आज हमें ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा है, उसके ऊपर रिसर्च हो, उसके लिए पैसा भी और पैसे की कमी कोई ना हो. तो पैसा 14,000 करोड़ तो सरकार का, लेकिन 36,000 करोड़ रुपया अदरवाइज भी रेज किया जा रहा है अदर सोर्सेज से. तो 50,000 करोड़ रुपया अगले 4-5 वर्षों के लिए एक बड़ा अमाउंट है रिसर्च के क्षेत्र में, जहाँ पर रिसर्च ज़्यादा एरियाज में भी हो सकेगी, बेहतर भी हो सकेगी, और रिसर्च के बाद उसको इंडस्ट्री के साथ लिंक भी किया जा सकता है ताकि उसका अल्टीमेटली बेनिफिट देश और देशवासियों को भी मिल सके. Pallav. Not really. If you look at the existing system of the present, what we have, the Science and Energy and Engineering Research Board, they get about 4,000 crore rupees. Additional 10,000 crore rupees will be provided by the Government of India. That makes it 14,000 crore rupees. And rest of the 36,000 crore rupees will be raised from the other sources as I mentioned earlier. So that means the budget for the other organizations remained untouched. They will go as it is. Should we shift on NRF? Yes, Sharma. Not on NRF. Scene 102. सर अभी जो हमने देखा कि पिछले साल 2,75,000 करोड़ रुपए के आसपास की सब्सिडी आपने दी थी, लेकिन अगले 3 साल के लिए 3,68,000 के ऊपर कैप कर दिया गया इसको. तो क्या सब्सिडी कम की गई है या क्या है ये? कैप नहीं की गई है, एक प्लानिंग किया गया है. जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट बजट में अनाउंसमेंट था कि 1.5 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी, लेकिन आवश्यकता हुई तो सब्सिडी हमने 1 लाख करोड़ रुपया बढ़ा दी. ये 3 लाख का 3 साल का एस्टिमेट है. सब्सिडी कम करने का कोई इरादा सरकार का नहीं है. ये सारा विषय को इस तरह से देखना है, उसको सब्सिडी के साथ लिंक मत करिएगा प्लीज़. सब्सिडी तो जितनी आवश्यकता होगी इतनी देते रहेंगे. उद्देश्य ये है कि हमारी मिट्टी बिगड़ रही है, सॉइल बिगड़ रही है, प्रोडक्शन सैचुरेट हो गया है, डाउन होना चालू हो गया है, बैलेंस फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है. सारी चीज़ों को एक साइड में रख के देश में हमारी सॉइल के की, माई सेल्फ इज़ हेल्थ मिनिस्टर, तो सॉइल की भी हेल्थ कैसे ठीक करे, ये उद्देश्य के साथ ये पैकेज लिया गया है. उसमें सब्सिडी कम करना बढ़ाने का कोई विषय नहीं है. 176 शर्मा. सर, आपने सर कहा कि सरकार लगभग 50,000 रुपये हर किसान को दे रही है. एक तो सर ये, दूसरा जो आपने कहा कि सल्फर, भारत में की जो मिट्टी है उसमें सल्फर की कमी है, तो सर क्या पूरे देश भर में सभी दूर एक जैसी स्थिति है कि सभी जगह की मिट्टी में सल्फर की कमी है देश में? और एक 50,000 का थोड़ा सा ब्रेकअप दे दीजिए. ये ब्रेकअप बहुत सीधा साधा सरल है, मैं दे देता हूँ. लास्ट ईयर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में
हमने जो कुल मिला के किसान को सहायता की 4 रूप में की। एक, किसान को फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में, दूसरा एमएसपी के रूप में, तीसरा किसान सम्मान निधि के रूप में। ये सीधा साधा हिसाब है। और कंज्यूमर अफेयर्स का एक पीएसएफ फंड होता है उससे, और जो ड्रिप इरिगेशन ये सब रूरल डेवलपमेंट चलाती है उसके पीछे वो कम है, उसमें तो 1766 करोड़ है। तो कुल मिला के एक वर्ष का सरकार द्वारा किया गया खर्च, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर 2,54,000, एमएसपी 2,72,000, अभी जो किसान सम्मान निधि 1,00,000 करोड़, 81 करोड़ ओनली कंज्यूमर अफेयर्स का, वो तो कम है। लेकिन ये तीनों का हिसाब करें तो 6,30,000 करोड़ होता है। मैं डिस्क्रिप्शन आपको इस दृष्टि से देता हूँ, 6,30,000 करोड़, और 12 करोड़ हमारा किसान है। तो 12 करोड़ किसान को हम 6,30,000 करोड़ से भागे तो रिजल्ट आ जाता है 52,574। ये सीधा हिसाब है। लेकिन केवल फर्टिलाइजर के पीछे मैंने जो फिगर दिया है यहाँ आप देख सकते हो, 21,000 रुपया पर फार्मर्स फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसान के पीछे जाती है। ठीक है, सब्सिडी तो दे दे, वो कोई विषय नहीं है। सवाल यह है कि इतना करने के बाद किसान को क्या मिला? तो उसकी इनकम कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो क्या करना? तो आज देश में अनबैलेंस फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब हो तो 1 एकड़ में जितनी बैग यूज करता हो, तो साउथ में उससे कम करता हो, तो कोई उससे ज़्यादा करता हो। अनबैलेंस यूज। दूसरा, हमारी मिट्टी में सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से हमें न्यूट्रिएंट डालना चाहिए। उसके अलावा किसान को जो बताते हैं, और उसमें किसान का भी दोष नहीं है, उसको भी प्रॉपर फर्टिलाइजर के लिए गाइडलाइन मिले। हमने 1,20,000 किसान समृद्धि केंद्र खोला है। जैसा जन औषधि केंद्र है ना, वैसा किसान समृद्धि केंद्र खोला है। एक किसान समृद्धि केंद्र का काम है वहाँ से फर्टिलाइजर मिले, वहाँ से ऑल एग्री इनपुट्स मिले, उसके साथ साथ किसान अवेयरनेस का बड़ा काम हो। कौन करेगा? उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में। अपनी रीजनल लैंग्वेज तो एक बात है, लेकिन किसान की भी एक भाषा होती है। वो उनकी भाषा में, उनकी शैली में उसके सामने बात रख के किसान अच्छी तरह से फर्टिलाइजर का उपयोग करके उसकी ईल्ड कैसे बढ़ाए। नई बात लाना, किसान को नई बात के लिए अवेयर करना समय लेता है, लेकिन हमारा 2 साल का प्रयासों से आज किसान नैनो यूरिया का उपयोग करने लगा है। ड्रोन का उपयोग करके स्प्रे करता है। ड्रोन ले, युवा लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स, 5-6 लाख का ड्रोन ले आता है गांव में, और ये ड्रोन से किसान की कोई किसान कहेगा मेरा 2 एकड़ है, मेरा 1 एकड़ है, मेरा 3 एकड़ है, तो 1 एकड़ के हिसाब से ये युवा व्यक्ति है जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो उसके खेत में स्प्रे कर देगा। तो धीरे धीरे स्पीड से किसान भी, उसको अच्छी तरह से उसके सामने विषय रखा जाए तो भी एक्सेप्ट करने लगा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर सेक्टर में रिवोल्यूशन करके अल्टरनेट फर्टिलाइजर पर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना है। सर नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि आपके अगर स्लाइड से मैं देखूं तो यूरिया गोल्ड को आपने एक प्रीमियम प्रोडक्ट कहा है, और ये भी कहा प्राइस डिफरेंशियल है। तो क्या इसका मतलब है कि जो हम यूरिया पे अभी सब्सिडी दे रहे हैं वो यूरिया गोल्ड पे नहीं मिलेगा और मार्केट प्राइस के हिसाब से उसका प्राइस देना होगा? यूरिया गोल्ड पर भी सब्सिडी मिलेगी और उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होगी। वो बराबर ही होगा दोनों का? फर्टिलाइजर के यूरिया के लिए एक कमेटी बनाई है, एक कमेटी डिसीजन करेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। यूरिया के बराबर जो नाइट्रोजन की कीमत यहाँ बैठती है वही कीमत वहाँ रखी जाएगी और सब्सिडाइज रहेगा। सर प्रीमियम मीन्स विशेष थोड़ी। सर मैं विनीत हूँ न्यूज़ 18 से। क्या है सर यहाँ पे? सर मैं विनीत हूँ न्यूज़ 18 से। कोने में बैठा है। सर मैं सदगुरु भी सेफ सॉइल परियोजना चलाते हैं, क्या कुछ सिमिलैरिटी इसमें भी है सर, जो परियोजना आप लोगों ने शुरू की है? सदगुरु भी सॉइल बचाने की बात कर रहे हैं, वैसे कई लोग सॉइल बचाने के काम में लगे हैं।
हमारे आचार्य देवव्रत जी गुजरात के गवर्नर हैं, वो भी नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। श्री श्री रविशंकर जी भी उसके लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। हमारे अभी पद्म भूषण हैदराबाद वाले दाजी जी, कमलेश पटेल जी, वो भी उसके पर बहुत काम कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे मयंक भाई गांधी महाराष्ट्र में, पालेकर जी भी उसके लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे सब लोगों से मैंने डिटेल कंसल्टेशन किया था। ये सब लोगों से बातचीत की, सभी राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बातचीत की। मैंने कहा कि अकेले हम दिल्ली से बैठ के प्रयास करेंगे, आउटपुट नहीं मिलेगा। आप बताइए क्या करना चाहिए ताकि किसान में अवेयरनेस का एक व्यापक अभियान चलाया जाए। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट ऑन बोर्ड आ गई, क्योंकि ये स्टेट में केमिकल्स फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम होगा तो जो सब्सिडी बचेगी तो स्टेट को फायदा होगा। तो और उसके लिए भी खर्च करना है तो भी ये पैसे से कर सकते हैं। उसको कोई इंसेंटिव देना है स्टेट में किसानों को, तो ये पैसा बचेगा, उसका उपयोग करके स्टेट अपने स्टेट में किसानों को इंसेंटिव दे सकता है। इस टाइप की व्यवस्था पीएम प्रणाम योजना में की है। सर, पीएम प्रणाम एमडी और सल्फर कोटेड यूरिया से मकसद ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम किया जाए। तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कितना कम होगा, क्या एस्टिमेट है कि आप ओवरऑल जो इस्तेमाल है नॉर्मल फर्टिलाइजर का उसको कम करेंगे और इससे कितनी सब्सिडी की बचत होगी? और सब्सिडी की बचत वाला विषय तो नहीं है मेरे पास। और दूसरा मेरे पास विषय ये है कि हम धीरे धीरे किसान फर्टिलाइजर, दो चीज़ हमें हासिल करना है। एक करना है हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी। मैंने कोविड क्राइसिस में देखा, जब बंद हो जाता है तो हमारी क्या हालत होती है। एक क्रिटिकल हमारी रिक्वायरमेंट है, ये केवल देश का इश्यू नहीं है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में गया था जनवरी महीने में, तब मुझे एहसास हुआ जब यूक्रेन क्राइसिस की वजह से दुनिया फूड सिक्योरिटी से आहूत है, दुनिया के पास फूड ग्रेन नहीं है। इसी स्थिति में दुनिया इंडिया को अभिनंदन कहते। आप किसी के ऊपर लायबल नहीं बने, आप स्वयं फूड सिक्योरिटी आपकी पूरी करके दुनिया को मदद करते हैं, तो इंडिया को धन्यवाद कहते थे। इसलिए हमें बदलाव करना है तो भी बहुत समझ के धीरे बदलाव करना है। तो अगर हम नेक्स्ट 3 इयर्स और उसके लिए जो हमने तैयारी की है उसमें हमारा प्लान है, आज हम फर्टिलाइजर जो यूरिया इंपोर्ट करते हैं 70 से 80 लाख मेट्रिक टन यूरिया इंपोर्ट करते हैं। तो हमने दो रास्ता लिया कि यूरिया इंपोर्ट ना करना पड़े तो क्या करना, तो देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहिए। तो 5 नए प्लांट और 2 पहले बन चुके हैं, 2 साल पहले, और 3 प्लांट अभी बन के तैयार हुआ। 5 प्लांट पिछले 5 साल में आया और 1 प्लांट नया मार्केट में आ रहा है। तो देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा के इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना। दूसरा, केमिकल्स फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करके हमारा लक्ष्य है जो 3 साल का पैकेज हमारा पूरा हो 2025-26 में, हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी। जैसा नैनो यूरिया का उपयोग बढ़ रहा है, रिप्लेस करेगा। सल्फर कोटेड यूरिया का उपयोग होगा तो रिप्लेस करेगा। ऐसा करके हम कन्वेंशनल यूरिया से बाहर निकले, यूरिया का यूज कम करें, लेकिन पोषण उसको इतना ही मिले जो कन्वेंशनल यूरिया से मिलता है। एकदम साइंटिफिक वे से उसमें आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र किसानों ने एकदम सडन बंद कर दिया और देश में फूड सिक्योरिटी की इश्यू हो गए जो हमारे पड़ोसी देश में कई हुआ। ऐसा भी ना हो, धीरे अल्टरनेट फर्टिलाइज़र पर किसान आते जाएंगे ताकि उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती जाए और केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग भी कम होता जाए। ये रास्ते पे हम आगे चले। हाँ, उसमें एक मिनट ये ख्याल हमें नहीं लाना है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र महंगा होगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी महंगा नहीं होगा।
जो यहाँ से सब्सिडी की बचत होगी तो ये हमने मार्केट असिस्टेंट स्कीम से वहाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको सब्सिडी दी। तो सब्सिडी की वजह से हमें दोनों चीज़ों को एश्योर करना है। किसान की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़नी नहीं चाहिए, वो को हर हालत में नहीं बढ़ानी है, क्योंकि किसान की लागत बढ़ेगी तो ये अल्टीमेटली हमारे पर आएगा। तो हम लोग प्रोक्योर करने के लिए जाएंगे तो आपके घर में गेहूँ आएगा तो महंगा आएगा। ऐसा भी नहीं करना है। जीवन जरूरी चीज़ सस्ती मिले, फूड ग्रेन की उपलब्धता भी रहे और किसान पर बर्डन भी ना आए। सर जो एमडीए में आपने एलोकेशन किया है और सर बजट में जो अनाउंसमेंट था कि 500 सीबीजी और बीजी इंस्टॉल करने हैं, तो सर जो ये एलोकेशन है ये इनफ है कि 500 जो सीबीजी और बीजी बनेंगे वो इस एलोकेशन अभी उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है, लेकिन ये समझ लो कि ज़्यादा हो गया तो थोड़ी सब्सिडी ज़्यादा यूज कर लेंगे। लेकिन एक बार स्कीम लॉन्च हो गई तो सब्सिडी कि बजट प्रावधान नहीं होने से उसको पेमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई स्कीम एक बार बन जाती है तो सब्सिडी तो प्लस माइनस उसमें होती रहती है, कई बार बचत हो जाती है, कई बार ज़्यादा यूज हो जाता है, ऐसा होता रहता है। थैंक यू सर। चलो धन्यवाद। थैंक यू जी।